Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, this is a 9th class physics lesson number 24 and the chapter number 4, and today's topic is we have to discuss the short questions from the question number 6 to question number 14. तो स्टूडेंट्स, अगर हम बाकी क्वेश्चंस जो हमारे रह गए थे अगर हम उन्हें भी डिस्कस कर लें और मैं साथ साथ आपको इनके आंसर्स भी जो है वो शो करवा दूंगा ताकि आप इजीली उनको क्लियर आउट कर सकें. तो लेट्स कम ऑन टू द questions. I think so student, we have to start it from the 4.5 नहीं 4.6. okay student, 4.6 is when a body is said to be in equilibrium. हमारे पास ऑब्जेक्ट को कब कहा जाता है कि वो इक्विलिब्रियम में है? when no net force act on it, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो. so simply we can define it as a body is said to be in equilibrium when no net force acts on it. 4.7 is explain the first condition of equilibrium. स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन को जब हम डिफाइन करने लगते हैं, एक्सप्लेन करने लगते हैं, या ये हम ये बताना चाहते हो इसको कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, तो सिंपली वी कैन जस्ट राइट इट एज द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइंग व्हेन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू जीरो. जब हमारे पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो हैं वो विल बी जीरो हो जाएं. और उसके लिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स ड्रॉ किए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस तब जीरो होंगी जब आपका एक्स कंपोनेंट पर लगने वाली तमाम फोर्सेस और वाई कंपोनेंट पर लगने वाली तमाम फोर्सेस जीरो हो जाएं. तो इसलिए हमने ये कंडीशन भी साथ ही मेंशन कर दी. 4.8 की जब बात की जाती है कि वाई इज देयर इज अ नीड ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ अ बॉडी सेटिस्फाइज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको आपकी बुक पर लेके चलता हूँ, वहाँ से आपको जो है वो इनको पॉइंट आउट करवा देता हूँ चीज़ों को. तो स्टूडेंट, अगर हम अपनी फिज़िक्स की बुक की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आपने जो रिसेंटली एक टॉपिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का डिस्कस किया था, यहाँ ये आपको पॉइंट मिलता है बहुत ही क्लियर पॉइंट्स के लिहाज से. जैसे फॉर एग्जांपल हियर इट इज़, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट एंश्योर दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. दिस इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल. दिस इज़ ट्रू कि अगर हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है. लेकिन अगर हम लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दें तो फिर हमारे पास एक नई पोजीशन आती है कि इसका इफेक्ट तो जीरो रहता है, सम ऑफ फोर्सेस तो जीरो रहती हैं, लेकिन टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है. तो इसके लिए फिर उसने कहा कि कंसिडर अ बॉडी पुल्ड बाय दिस. ये कंप्लीट उसने एक एक्सप्लेन किया इसको और फिर ये साथ कहा hence their resultant will be zero according to the first condition, the body will be in equilibrium. now shift the location of the forces. तो अब ये कंडीशन यहाँ पर आपको देता है स्टूडेंट कि इट इज़ जस्ट बिकॉज द बॉडी हैज़ द टेंडेंसी टू रोटेट, सो दिस सिचुएशन डिमांड्स एन अदर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन एडिशन टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज कॉल्ड द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो अगर आप इसका आंसर प्रॉपर लिखना चाहें तो स्टूडेंट मैं वो क्लियर कर दूँ आपको कि आप कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे. आप अपनी फर्स्ट 2 लाइन्स लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है. यहाँ तक लिखने के बाद स्टूडेंट आप फिर आएंगे yes here it is because the body has a tendency to rotate. ये पॉइंट से स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तक. तो ये आपका जो 8 क्वेश्चन था उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा. 4.9 क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास कि व्हेन व्हाट इज द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? तो सेम एज सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइंग व्हेन द सम ऑफ ऑल टॉर्क विल बी इक्वल टू जीरो. इसके लिए भी हमारे पास टॉर्क के भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है इस वजह से. तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो हमारे पास टॉर्क तो जीरो होना ही चाहिए, लेकिन उसके हमारे पास जो फोर्सेस हैं उनके कंपोनेंट्स पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ये भी जीरो होने चाहिए. 4.10 क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मूविंग बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम. कोई ऐसी एग्जांपल दें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा हो लेकिन इक्विलिब्रियम में रहे. तो हमारी बुक के अंदर ही इसकी एग्जांपल हमें मिल जाती है जो मैंने आपको पॉइंट आउट करवाई थी पैराट्रूपर की, कि हमारे पास अ पैराट्रूपर कमिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ. एक पैराशूट के जरिए इंसान जो नीचे आ रहा है उसको पैराट्रूपर कहते हैं. विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ मूविंग बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम. ये हमने अपने एमसीक्यूज के अंदर भी इसको डिस्कस किया था. 4.11 क्वेश्चन है स्टूडेंट थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम. ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है
कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में सोचें जो रेस्ट में है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कंडीशन एक ही बनती है जो मैंने एग्जांपल में लिख दी कि अगर हम एक बॉल को थ्रो करवाते हैं एक हाइट पर, ऊपर की तरफ बॉल को उछालें, तो उछालते वक्त ऑब्जेक्ट जो बॉल है वो सबसे पहले अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा और हाइट पर जाने के बाद फिर सडनली एक सेकंड के लिए रुकेगा और फिर नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो वो जो चंद सेकंड के लिए रुकता है, डेट पॉइंट, वो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है कि बॉडी रेस्ट में तो है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो जस्ट लेट्स सी, अ बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट और पोजीशन कम्स टू अ रेस्ट बट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। एक बहुत ही सिंपल वे के अंदर इसका आंसर मैंने मेंशन कर दिया। 4.12 है स्टूडेंट, व्हाई अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू अ सिंगल फोर्स एक्ट ऑन इट। कि हमारे पास वाई अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू अ सिंगल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर एक फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पर तो फिर वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं रहता? बिकॉज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट सेटिस्फाइंग। पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। पहली कंडीशन क्या थी? सम ऑफ ऑल द फोर्स इज जीरो। तो अगर एक फोर्स लग रही है तो उसका जो बैलेंसिंग वैल्यू है वो ख़त्म नहीं होती। तो जब वो ख़त्म नहीं होगी तो फिर इसका मतलब है कि फोर्स लग रही है और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। 4.13 वाई द हाइट ऑफ व्हीकल इज केप्ट लो एज पॉसिबल। इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट मैंने आपको एक क्वेश्चन हमने लास्ट जब स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था तो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में भी मैंने आपको ये गाइड किया था कि हमारे पास ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर मैंने मेंशन किया स्टूडेंट, द हाइट ऑफ व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल टू कीप इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल। कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम से कम करने के लिए ताकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहे, फॉर इट्स मोर स्टेबिलिटी। एंड लास्ट 4.14 is explain what is meant by stable, unstable and neutral equilibrium. Give one example in each case. यानी अब यहाँ पर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही हमें ये सारी डिटेल पूछ ली गई कि हमने स्टेबल को भी डिफाइन करना है, अनस्टेबल को भी डिफाइन करना है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को भी डिफाइन करना है और इनकी एग्जांपल्स भी देनी है हर एक के लिए सेपरेट सेपरेट। तो स्टूडेंट ये आप एक वे देख लें कि आप फॉर एग्जांपल अगर लॉन्ग में भी लिखना चाहें तो क्या क्या डिटेल देंगे। सबसे पहले इक्विलिब्रियम की हेडिंग देते हैं आप उसमें, फिर उसके बाद आप स्टेबल इक्विलिब्रियम की हेडिंग देते हैं और उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आप यहाँ पर एग्जांपल देंगे और हेडिंग होगी इफेक्ट ऑन द हाइट ऑफ CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये एक्सप्लेनेशन है, आप चाहें तो एज इट इज़ इस डिटेल को आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन में लिख लें तो ये आपके लिए एनफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। तो ये हमारे पास कुछ डिटेल हैं। और इफेक्ट ऑन CG मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो जाता है तो उस वक्त क्या इफेक्ट आता है। इसी तरह जब हमारे पास बाकी जो चीज़ें आती हैं स्टूडेंट वो किस तरह से हम उनको क्लियर करते हैं। तो यहाँ से जो है वो आपने अपनी डिटेल सारी की सारी पॉइंट आउट कर लेनी है और फिर आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर भी वहाँ पर मेंशन कर देना है ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएं। तो ये आपके स्टूडेंट एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए, आपके बुक के थ्रू भी, आपके नोट्स के थ्रू भी और आपको ऑरल डिस्कशन के थ्रू भी, ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। और उम्मीद है कि आपकी क्वेश्चंस के आंसर्स, आपकी जो इश्यूज़ हैं वो भी इसके अंदर क्लियर हो चुके होंगे। आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता चल चुका होगा। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, शॉर्ट कैसे लिखने हैं, ये भी मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ और उम्मीद है कि ये आपको क्लियर अपने टॉपिक्स के अंदर भी होता रहेगा। जब आप अपने टॉपिक को कम्प्लीटली स्टूडेंट सुन लेते हैं तो उसमें आपको सारी डिटेल इंशाल्लाह ताला मिल जाती है जो मैं प्रोवाइड करता हूँ कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग क्या देनी है, ये कौन सा क्वेश्चन कैसा है, बेसिक कंसेप्ट्स भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको आपकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से क्लियर हो जाती होंगी। तो ये हमारा जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 4 उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे पास इसके कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं और इन 2 लेसन्स वी विल कंप्लीट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एज वेल। हम उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।